कि ये भाजपा ने एक बड़ा सॉफ्ट पैसेज दिया है टूवर्ड्स चेयर। किसको पैसेज दिया है? ये एक चेयरमैन के लिए। अब कुछ काउंसलर ने अच्छे काम किए हैं, तो देखिए होता ये है कि आप एक टाउन की डेवलपमेंट करते हैं, टाउन के कुछ चेहरे होते हैं, टाउन की डेवलपमेंट जो बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वो चेहरों को ही हटा दिया। इनको पूछे कि आपकी भाई आपकी पावर है, आपकी पार्टी पावर में है, आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई कौन सा क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो अचंभित हूँ इस जो ये इन्होंने ओपन और जो रिजर्व किए। तो रही बात, मैं अपने वार्ड को किसी के सहारे नहीं छोड़ सकता। तो मैं तो हमारी को पार्टी की बैठक होगी क्या है, लेकिन जो बाढ़ है वो लेडीज़ हुआ है, तो लेडीज़ तो हमारे घर में भी हैं, तो हम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाढ़ के लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। किसी के भरोसे कोई दूसरा बाहर से उठ के आएगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाढ़ नहीं है, वो मेरे अपने घर के लोग हैं। बाकी ये है कि वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे को घर का मेंबर समझते हैं, तो वो तो मेरे को ही अगर मैं कहीं किसी को खड़ा करता हूं तो वो मेरे सपोर्ट में आएंगे। और मेरे को कल से आज तक मेरे को कोई कम से कम 50 फ़ोन आ गए कि नहीं जी सीट नहीं छोड़नी है और आपने कंटेस्ट करना है। अब भाजपा जो है जो परेशान है कि टोल का इशू है, स्मार्ट मीटर है, प्रॉपर्टी टैक्स है और बहुत सारे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये अपनी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। भाजपा परेशान है, क्या लोगों को कहेगी। रियासी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में अब म्युनिसिपल इलेक्शंस का जो बिगुल है वो बजने वाला है। और ये हमने कल देख लिया जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रिजर्व वार्ड्स की पूरे जम्मू कश्मीर के म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए एक लिस्ट निकाली। रियासी डिस्ट्रिक्ट के भी ऐसे 2 म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, एक म्युनिसिपल काउंसिल रियासी और एक म्युनिसिपल कमेटी कटरा। हम आज बात करेंगे म्युनिसिपल कमेटी कटरा की। आपने हमारे पहली स्टोरी में देखा कि कैसे काउंसिलर जो वार्ड नंबर 6 के राजेश सदोत्रा हैं वो नाराज़ दिखे इस लिस्ट से। हमारे साथ अभी वार्ड नंबर 2 के काउंसिलर रवि नाग हैं, इनसे बात करते हैं। डीपीएपी के ये सीनियर लीडर हैं, ये क्या सोचते हैं इस लिस्ट के बारे में और इनका भविष्य अब म्युनिसिपल इलेक्शंस को लेकर क्या है, क्या इनकी रणनीति रहेगी। स्वागत है रवि जी आपका NH1 न्यूज़ में। जय माता की हिमांशु जी। रवि जी, सबसे पहला सवाल यही, आपके साथी रहे कांग्रेस में, अब आप डीपीएपी में आ गए हैं, राजेश सदोत्रा, उन्होंने कहा कि ये लिस्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की नहीं है, ये लिस्ट जो है भाजपा की बनाई हुई लिस्ट है। क्या आप भी इस पे उनकी बात को मानते हैं, राब्ता रखते हैं उनकी इस बात से? हिमांशु जी, ऐसा होता है कि जब भी कोई इलेक्शन आती है तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक क्राइटेरिया फिक्स करता है कि ये जो वार्ड है रिज़र्व करना है, तो रिज़र्व करने में वहाँ पे अगर SC रिज़र्व करता है तो उस वार्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 1/3 जो है वोटर जो है वो उस कम्युनिटी से बिलोंग होना चाहिए या दूसरे जो है, ये एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि राजेश ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो लिस्ट है ये ऊपर से नहीं बनी है, ये लिस्ट जो है नीचे से बनी है। क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरा तो ये कन्फर्म था, मेरे को तो 100% ये श्योर था कि मेरा वार्ड चेंज होगा। जी। जैसे लेडीज़ हुआ तो, क्योंकि मेरा 2 टेन्योर जो वार्ड था वो ओपन था, 2 बार मैं जीता हूँ, तीसरी बार मेरे को लगता था कि मेरा वार्ड जो है रिज़र्व होगा। लेकिन मेरे साथ साथ जो वार्ड 6 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर और जितने भी वार्ड हैं, ये जो ओपन हुए या रिज़र्व हुए, तो मेरे को ये क्राइटेरिया नहीं समझ आया। मेरा ना मैं इलेक्शन कमिश्नर का क्राइटेरिया समझ पाया और ना यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्राइटेरिया समझ पाया। क्योंकि अब जैसा 6 नंबर वार्ड है, राजेश जी का वार्ड है, वहाँ पे मेरे नॉलेज में, मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वहाँ पे वो SC का कोई घर नहीं है। ऐसा ही राजेश जी का भी कहना था। हाँ, मैंने देखा नहीं उनका
हो, उन्होंने यही कहा होगा, लेकिन वो तो वार्ड के मेंबर हैं, उनको तो ज़्यादा पता होगा। लेकिन ये है कि हम भी छोटे से थे, तो अब तक अगर 54 एज हो गई तो हम भी कटरा में ही घूमते हैं, लेकिन मेरे भी नॉलेज में वहाँ पे कोई ऐसा वार्ड नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं है। दूसरा, आप और बाकी वार्डों की बात कर लें, वहाँ पे भी कोई मतलब कहीं किसी जो SC किया हुआ है, तो वहाँ पे भी मैंने एक वार्ड को देखा, मैंने वहाँ पे 700 की करीब कोई वो वोटर है, पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे 66 या 67 के करीब SC कैटेगरी है, उसको वार्ड को रिजर्व कर दिया, तो कुछ वार्ड ओपन कर दिए। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि क्योंकि ये लिस्ट एक क्राइटेरिया फिक्स होता है या एक टीम आती है कि वो एक सर्वे करती है, अब उस सर्वे में क्या निकलता है, वो क्या रिपोर्ट देती है। हालांकि एक इलेक्शन कमीशन का जब कोई भी इलेक्शन होती है, छोटी बड़ी जैसी भी हो, वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन कमिश्नर सभी पार्टियों के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और वहाँ पे एक मीटिंग होती है कि मीटिंग के बाद वो वहाँ पे एक मतलब एक डिस्कशन होती है कि हाँ जी कैसे कैसे और कौन किस वार्ड को कैसे कैसे रिजर्व करना है, तो क्या क्राइटेरिया होगा, अगर ओपन करना है तो क्या क्राइटेरिया होगा, जो भी कंडीशंस होंगी उनको देखकर फिर वो किया जाता था। लेकिन मेरे नॉलेज में मैं ना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कहीं नेशनल TV पे नहीं देखा, कहीं ये अपना YouTube चैनल पे नहीं देखा कि हाँ जी इलेक्शन कमिश्नर ने कोई मीटिंग की है और उसके बाद जो लॉ बने हैं या ओपन के और रिजर्व के, वो कहीं उन्होंने डिस्क्लोज किए हों। तो मतलब आप भी साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि ये भाजपा की ही बनाई हुई लिस्ट है, जैसे कि राजेश सधोत्रा जी ने कहा। देखिए, ये भाजपा ने एक बड़ा सॉफ्ट पैसेज दिया है टूवर्ड्स चेयर। किसको पैसेज दिया है? ये एक चेयरमैन के लिए कि कौन से चेयरमैन के लिए? ये तो जो एक देखिए, अब जैसा आपको पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए किया इन्होंने अपने लिए भी किया, जो इनके लिए हर्डल थे, मतलब जो इनकी पार्टी के ही थे, हाँ, जो इनकी पार्टी के हर्डल था इनके लिए, उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो ये हमारे साथ तो मतलब ये तो 100% श्योर था मेरे को। कौन थे इनकी पार्टी के हर्डल? आप सब जानते हैं, आप प्रेस वाले हैं, आप सब जानते हैं। तो ये है कि इनके लिए जो हर्डल थे, इन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया। अब कुछ काउंसलर ने अच्छे काम किए हैं, तो देखिए होता ये है कि आप एक टाउन की डेवलपमेंट करते हैं, टाउन के कुछ चेहरे होते हैं, टाउन की डेवलपमेंट जो बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वो चेहरों को ही हटा दिया कि कोई नया चेहरा आएगा जिसको बेचारे को पता ही नहीं है। अब देखिए 13 काउंसलर होते हैं ना। एक बात, क्योंकि आपको पूरा कटरा पूरा रियासी देख रहा है, क्यों आप नाम लेने से कतरा रहे हैं? क्योंकि आप ठीक है, जनता भी जानती है, लेकिन जब आप चेहरों की बात कर रहे हैं, वो कौन से चेहरे हैं ज़रा बताएं। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि किस को। मैं रियासी की बात करूं, अमित शर्मा जो लड़का है, कितना बेहतरीन लड़का है। मैं चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से है, लेकिन मैं उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा सोशल लड़का है। यहाँ पे हमारे वार्ड में 8 नंबर वार्ड है, बड़ी अच्छी लड़की है वो। उसके बाद बड़ू जी हैं, बड़े अच्छे हैं, वो काम करते हैं। अजय बड़ू जी की बात कर रहे हैं। अजय बड़ू जी अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो इन्होंने मतलब अपनी हर्डल जो है वो उसको साइडलाइन किया और एक सॉफ्ट पैसेज दिया टूवर्ड्स चेयरमैन की जो चेयर है उसके लिए। तो ये है कि मैं तो ये जहाँ तक कहूँगा कि ये तो एक मतलब बदले वाली भावना के साथ जो ये लिस्ट निकली है, बदले वाली भावना के साथ निकली है। चाहे वो अपोजिशन के लीडर्स के साथ बदला लेना हो, चाहे वो अपनी ही पार्टी के काउंसलर्स के साथ बदला लेना। बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल उन्होंने मतलब आप देखिए कि मेरा जो वार्ड था वो 2 साल ओपन रहा, 5 नंबर भी ओपन रहा, क्योंकि राकेश हीरा जी का वो भी ओपन रहा, दो टेन्योर। पहले वहाँ पे मदन लाल हीरा जी थे। लेकिन अब ये ऐसा कौन सा इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि एक ही टेन्योर में ये वार्ड रिजर्व हो गए, ओपन हो गए? ये मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो है ये क्वेश्चन आप भाजपा के मित्रों, हमारे जो मित्र हैं भाजपा के, उनसे ज़रूर पूछें कि आपने कौन सा क्राइटेरिया फिक्स किया। अगर आपने नहीं किया, ये तो कहेंगे कि हमने नहीं किया, लेकिन इनको पूछें कि आपकी पावर है, आपकी पार्टी पावर में है, आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई कौन सा क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो अचंभित हूँ इस जो ये इन्होंने ओपन और जो रिजर्व किए हैं।
जैसे कि 8 नंबर वार्ड है, 13 नंबर वार्ड है, उनको एक साल के लिए ही रिजर्व रखा, अब उनको दोबारा वैसे कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ, 8 नंबर है, 13 नंबर है, उसके बाद 4 नंबर है, उसके बाद अपना 6 नंबर है, 6 नंबर है। तो ये वार्ड मतलब एक ही टेन्योर में 3 नंबर है, एक ही टेन्योर में इन्होंने पहले उसको ओपन था, अब वो रिजर्व हो गया, जो रिज़र्व था वो ओपन हो गया। मतलब मेरे को इस चीज़ की समझ नहीं आई, क्योंकि एक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक क्राइटेरिया होता है वो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या उन्होंने फिक्स किया और क्यों। अगर यही और क्राइटेरिया होता तो मेरा वार्ड भी तो लास्ट ईयर ही रिज़र्व हो जाता जी बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये है कि मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पे अगर 3 नंबर ऐसी किया तो वहाँ पे 12 नंबर कर दिया, ये कौन सा क्राइटेरिया। अगर ऊपर से ही फिक्स होके आता तो वो एक ऐसा सीधा एक 8 या इवन नंबर बता देते हैं कि हाँ जी ये बार जो हैं वो रिजर्व होंगे, लेडीज़ होंगे, ऐसी होंगे। तो ये आप यही आपको ज़्यादा बता सकते हैं। ये दर्शकों से मैं बात करना चाहूँगा कि रवि जी यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करते हुए कि ऐसा ऐसा क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया। जहाँ तक इनके वार्ड का ख्याल है तो 2 साल इन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीती है, तो इनको अब लग भी रहा था कि शायद वहाँ उसको रिजर्व करेंगे और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब बात ये है कि जो वार्ड्स बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी क्राइटेरिया के उनको चेंज कर दिया गया है, चाहे वो ओपन से रिजर्व में लाए गए हों, चाहे वो रिजर्व से ओपन लाए गए हों। अगर आपका भी कोई ऐसा वार्ड है कटरा म्यूनिसिपैलिटी में तो ज़रूर कमेंट करिए इस पर, ताकि हम आपकी बात आगे तक ज़रूर पहुंचाएं। रवि जी, अब बात करेंगे आपकी। आप 2 साल से वहां पर जीते हैं, आप बिना किसी अपोजिशन के जीतते हैं क्योंकि कोई आपके बराबर का खिलाड़ी उस वार्ड में नहीं है। इस बार क्या लगता है भाजपा किसको उतारेगी वहाँ पे? सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अब आपकी तरफ से कौन लड़ेगा वहाँ पे? देखिए, मैं तो अपने बाढ़ के जो मेरे बाढ़ के जो हमारे, मैं बाढ़ लोग नहीं कहूँगा, मेरे घर के लोग हैं वो। जैसा मेरा अपना घर है वैसे ही मैं अपने बाढ़ के लोगों का, बाढ़ के लोग मेरे को समझते हैं। मैं चाहे कहीं वो नहीं भी समझूं, लेकिन बाढ़ के लोग मेरे को घर का मेंबर समझते हैं, मेरे को बाढ़ मेंबर नहीं समझते। तो पहले तो मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे को 2 टेन्योर जो है वो मेरे को काउंसलर बनाया। तो रही बात, मैं अपने बाढ़ को किसी के सहारे नहीं छोड़ सकता। तो मैं तो हमारी को पार्टी की बैठक होगी क्या है, लेकिन जो बाढ़ है वो लेडीज़ हुआ है, तो लेडीज़ तो हमारे घर में भी हैं, तो हम खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मैं बाढ़ के लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। किसी के भरोसे कोई दूसरा बाहर से उठ के आएगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाढ़ नहीं है, वो मेरे अपने घर के लोग हैं। तो ये पूरा चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी धर्मपत्नी ही इस इलेक्शन को लड़ेंगी। देखिए हिमांशु जी, ऐसा है, अभी तो पार्टी में विद इन पार्टी बैठक होगी, डिसाइड होगा कौन कौन सा वार्ड कैसे कैसे लड़ना है, कंटेस्ट किसको कराना है, किसको नहीं करवाना है। तो बाकी जो भगवती की इच्छा होगी वो वैसा होगा। और आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो मेन ओपोनेंट है वो बीजेपी ही रहेगी, आपके वार्ड से आप ही हमेशा जीतते हैं, ये सबको पता है, और ज़्यादा कोई अपोजिशन होती भी नहीं है, ज़्यादा किसी को वोट मिलते भी नहीं हैं, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है? नहीं, कोई ऐसी इशू नहीं है वहाँ पे। तो बाढ़ के ये तो बाढ़ के लोग ही बता सकते हैं आपको। तो बाकी ये है कि वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे को घर का मेंबर समझते हैं, तो वो तो मेरे को ही, अगर मैं कहीं किसी को खड़ा करता हूं तो वो मेरे सपोर्ट में आएंगे। और मेरे को कल से आज तक मेरे को कोई कम से कम 50 फ़ोन आ गए कि नहीं जी, सीट नहीं छोड़नी है और आपने कंटेस्ट करना है, मतलब जिसको भी खड़ा करेंगे आपने कंटेस्ट करना है। तो मैं धन्यवादी हूँ लोगों का भी, अपने बाढ़ के लोगों का, जो मेरे घर के लोग हैं। तो जैसा वो चाहेंगे वैसा हम करेंगे। बाकी विद इन पार्टी जो डिसाइड होगा किस किस को कहाँ कहाँ खड़ा करना है वो भी हम देखेंगे। रविनाथ जी, लिस्ट आने के बाद अब एक इसको हम मौके के रूप में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पहले आपको एक सीट पे लड़ना था, अब वो हो गई है रिज़र्व। तो आपने जैसे खुद इशारा किया कि परिवार से कोई महिला आकर खड़ी हो सकती हैं, तो अब रवि नाग जी के पास अब एक और मौका है कि वो खुद भी कहीं और से जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं और दोबारा काउंसलर बन सकते हैं। आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे? क्या आप सोच रहे हैं कि कहीं किसी और वार्ड से लड़ें? देखिए हिमांशु जी, जो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरे को 1-2 वार्ड से और भी फ़ोन आया कि हमारे वार्ड में खड़े हो जाओ। मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा, मेरे को 1-2 वार्ड से और भी फ़ोन आया
कि वहाँ से खड़े हो जाओ। लेकिन ये है कि अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया है। वही मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे विद इन पार्टी हम बैठक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस को खड़ा करना है। तो अगर वहाँ पे ये होता है कि मेरे को कहीं भेजा जाता है किसी दूसरी वहाँ पे वार्ड में, तो देखेंगे। बाकी जिताना आप जैसे आप मैंने पहले कहा आप लोगों ने, और बाकी माँ भगवती का आशीर्वाद होगा तो फिर से वहाँ पहुँच जाएंगे, अगर नहीं होगा तो घर बैठेंगे। इस बार क्या लगता है, क्योंकि एक और शख्स हैं कटरा के बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन हैं अमरीश मगोत्रा जी, जो पिछली बार किसी पार्टी से ना लड़कर उन्होंने अपना ही एक अलग मोर्चा डेवलपमेंट का कटरा का बनाया हुआ था और ऑलमोस्ट हर एक वार्ड में उन्होंने अपने साथी उतारे हुए थे। तो इस बार जब ये सब चेंज हुआ है, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आपके एक प्रतिद्वंदी हैं, वो इस बार क्या एक्शन ले सकते हैं इस सब के होने के बावजूद? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि वो तो बेटर वही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मेरा मानना है वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं और विद इन पार्टी भी लड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिक्स है, तो इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब वो उन्होंने देखना है कि वो क्या विद इन पार्टी लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, वो बेटर वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि उनका एक नंबर जो है वो 100% उनका फेवर में है और श्योर है वो जीतेंगे ही जीतेंगे। रवि जी, लास्ट सवाल है, क्योंकि छोटे इलेक्शन है, इतने बड़े इलेक्शन नहीं हैं, चाहे वो पंच सरपंच के हों, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ के हों, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा, राजेश सतोत्रा जी ने भी कहा और हर जगह कहा जा रहा है कि ऐसी लिस्ट जो है ये भाजपा के दफ्तर से निकलकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक पहुंच रही हैं और उसके बाद लोगों तक पहुंच रही हैं। इतने छोटे इलेक्शंस में भाजपा क्यों हस्तक्षेप करेगी? देखिए हिमांशु जी, मैं पहले आपको एक बात बताऊं कि अब भाजपा जो है जो परेशान है कि टोल का इशू है, स्मार्ट मीटर है, प्रॉपर्टी टैक्स है और बहुत सारे, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये अपनी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। भाजपा परेशान है, क्या लोगों को कहेगी? तो उसको और कोई सहारा ना देखते हुए उन्होंने यही देखा कि एक सॉफ्ट पैसेज बनाते हैं कि काम के लिए कोई पूछेगा नहीं। अगर अपने वार्ड जो थे, जो लोगों की काम करने वाले थे, जो वार्ड थे, जैसे चेहरे थे, वो उन्होंने कोशिश की कि साइडलाइन करने की, उन्होंने कोशिश की है साइडलाइन करने की, और वो चाहते हैं कि हम एक कमेटी फ्रेम करें। लेकिन ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज की डेट में शंकराचार्य मंदिर का काम शुरू हो गया है जी। आप इनसे पूछिएगा और कसम डालिएगा इनको कि इन्होंने कभी एक बार भी इसके लिए बोला। मैं धन्यवाद, आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा मैं, जो हमारे आज के SDM कटरा दीपक दुबे जी है, ये श्राइन बोर्ड में थे जब ड्यूटी CO थे, तो मैं इनके साथ मिला था। मैंने ऐसे ही बातों में बात चली तो मैंने इनको कह दिया कि सर अगर आप कटरा में आए हो तो कुछ कटरा के लिए, तो उन्होंने बोला कि क्या आप क्या चाहते हो? मैंने बोला कि ऐसे ऐसे शंकराचार्य मंदिर है, उसका काम बड़ी देर से बंद है, और इन्होंने जी जान कोशिश लगा दी। और लास्ट में जब ये गए तो इन्होंने वहाँ पे फाइल जो थी वो उसके काउंटर पे पड़ी थी गवर्नर के, तो इन्होंने टेलीफोनिकली बताया कि गवर्नर साहब के काउंटर पे पड़ी है और फाइल ओके हो जाएगी। और उसके जाने के बाद विदिन मतलब मंथ और 2 मंथ के बाद वहाँ पे एडिशनल CO साहब जो CO से थे यहाँ पे, वो ऊपर चले गए। मेरे कहने मतलब कि एक विज़न होना चाहिए, इनका विज़न नहीं है, ये विजनरी लोग नहीं है, ये बस खाली जीतना और बोर्ड लेना, क्रिमिनल करवाना। भाजपा का आप देखिए कहीं भी इलेक्शन होगी ना, वहाँ पे क्रिमिनल फसाद होगा ही होगा, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि ये बता नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे आपने देखा जम्मू में जल रहा है, ये तो चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन मजबूरी में जो तो सुप्रीम कोर्ट का इनको वो बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वो हंटर पड़ा इनको कि भाई उन्होंने पूछा कि इलेक्शन करवानी है, तो इन्होंने ट्रायल बेसिस पे ये हमारा एक वो जो ये अपने कमेटी की इलेक्शन थी वो करवाना शुरू कर दी। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यहाँ कटरा में एक बार सीलिंग का इशू हो गया, तो वो सीलिंग का इशू इनको पूछो, किसी को भी भाजपा के मित्रों को, हमारे मित्रों को पूछना कि कौन सा भाजपा का नेता था जो वहाँ पे आके खड़ा हो गया। और हमने कटरा बाज़ार बंद करवा के उनके साथ जो सीलिंग करने आए थे, हैंड स्नैचिंग हुई, धक्के दिए उनको हमने। तो कहने का मतलब ये है कि ये खाली धर्म का वो राजनीति कर दी या उल्टे सीधे
वो कर दिए तो बस उसके ऊपर ये बोर्ड लेना चाहते हैं। अगर काम की बात करें तो इनको पूछो इन्होंने क्या काम करवाए हैं। कोविड में कहाँ थे ये तो छुप के बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम तो इन्होंने ये बता नहीं सकते कि हाँ जी हमने ये काम किए हैं। तो ये है कि इन्होंने खाली इलेक्शन लड़नी है और जीतनी है, बस यही करना चाहते हैं। चलिए रवि जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय माता की हिमांशु जी। और लास्ट में मैं एक अपील ज़रूर करूंगा लोगों से, जो कटरा के हमारे जो भी हमारी पॉपुलेशन है या हमारे लोग हैं, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि वोट ज़रूर दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके मोहल्ले का, आपके वार्ड का आपके लिए खड़ा हो जाए, ना कि ऐसे डमी कैंडिडेट को मत वहाँ पे भेजिए कि जो बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि होता है ये बहुत सारे मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं मेरा 2 साल 2 टेन्योर का एक्सपीरियंस है। तो होता है कि खाली गए वहाँ पे, चलो जी रूटीन में जो काम बीच में आ गया, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि मैं सभी कटरावासियों से अपील करूँगा कि एक अच्छा कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट ज़रूर आप म्यूनसिपल कमेटी को भेजिए, और जिसका विज़न हो कि कटरा में कैसे हमने ग्रो करना है, कटरा को डेवलपमेंट कटरा की कैसे करनी है। जय माता। ये थे हमारे साथ रवि नाग जी। आपने सुना, इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन उस शख्स को वोट दीजिए जिसमें डेवलपमेंट कराने की ताकत हो, कोई विजन हो। पार्टी मैटर नहीं करती, कटरा मैटर करता है। भाजपा को भी इन्होंने आड़ो हाथे लिया, जैसे राजेश सदोत्रा जी ने लिया, और उनका साफ कहना है कि ये एक पैसेज बनाया गया है चेयरमैनशिप की तरफ। कटरा म्यूनसिपैलिटी की जो चेयरमैन की कुर्सी है उसकी तरफ पैसेज बनाया गया है, और ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की लिस्ट नहीं, ये भाजपा की लिस्ट है। और अपने लिए इन्होंने कहा कि अपना वार्ड किसी और के हाथों में नहीं दे सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि इनके परिवार से ही कोई महिला जो हैं वो इनके वार्ड से इलेक्शन में उतरेंगी, और ये किसी और वार्ड से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसके लिए भी इन्होंने ना नहीं कहा। अब हाँ, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।